Hello, students. Very good morning to all of you. I hope all of you are fine, fit. आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके सिलेबस में, और वो है आर्थिक बदलाव यानी इकोनॉमिक चेंजेस। और इसमें जो भू राजस्व प्रणालियां हैं उनके बारे में ये टॉपिक है। 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियों के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। एक तो है स्थायी बंदोबस्त, एक है रैयतवाड़ी प्रथा और एक है महलवाड़ी प्रथा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम इन प्रथाओं के बारे में पढ़ें, इन प्रणालियों के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा आपको मैं पृष्ठभूमि बताता हूं कि किस प्रकार से इकोनॉमिक चेंजेस आए, आर्थिक परिवर्तन आए। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक रूप से अधिकार कर लिया था 1757 में, यानी प्लासी की लड़ाई से। अंग्रेज, या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में केवल व्यापारिक शक्ति नहीं रही बल्कि राजनीतिक शक्ति बन गई थी। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं। तो देखिए, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से संचालित किया, या भारत में उसने जो ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जिससे उन्होंने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और बनी बनाई वस्तुओं का या तैयार माल का आयातक बनाकर रख दिया। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। देख लीजिए आप कि किस तरह से भारत से ब्रिटेन के जो कंपनी के कर्मचारी थे वो कच्चा माल खरीदते थे, उसे इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित करके, और जो फिनिश प्रोडक्ट होता था यानी बना बनाया माल होता था उसे ऊंची कीमतों पर भारत में बेचा करते थे। तो इंडिया क्या बन गया? कच्चे माल का निर्यातक। निर्यात मतलब बाहर जाना, एक्सपोर्टर, और बनी बनाई वस्तु या तैयार वस्तु का आयातक, यानी उपभोक्ता, माल का उपभोक्ता बना दिया भारत को। ठीक है, और उन्होंने अलग अलग ढंग अपनाकर भारतीय संपत्ति और संसाधनों का दोहन किया। दोहन मतलब ड्रेन। दे ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया। जो कुछ समय पहले तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस देश को कंगाल कर कर रख दिया। ठीक है, वंस इंडिया वॉज नोन एज ए गोल्डन स्पैरो, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर कर दी। और भारत में आकर उन्होंने भू राजस्व नीतियों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उद्देश्य क्या था भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन करना या नई प्रकार की भू राजस्व नीतियां लागू करना? भू राजस्व तो आप समझते हो कि लैंड रेवेन्यू, यानी जमीन से जो कर आता। पहले क्या था कि सरकार के पास आय का और कोई साधन नहीं था ज़्यादा। आय का साधन था किसानों से, वो टैक्स लिया करते थे, क्योंकि मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन उस समय कृषि कार्य में संलिप्त थी, और सरकार को पैसा चाहिए था डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। तो इसलिए सेना पर खर्च करने के लिए और अपना प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज़ों को अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने भू राजस्व नीति में समय अनुसार परिवर्तन किए। उन्होंने 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां भारत में लागू की, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। एक बार फिर बता दूं आपको। एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी प्रथा और एक महलवाड़ी प्रथा। ठीक है, तो ये जो बंदोबस्त लागू किए या ये जो व्यवस्थाएं लागू की अंग्रेज़ों ने, इनसे भारतीय किसानों की स्थिति जो है शोचनीय हो गई। इसके अतिरिक्त भारत के ग्रामीण समाज के ढांचे को अंग्रेज़ों ने बिल्कुल चरमरा दिया। अंग्रेज़ों ने ज़मीन को निजी संपत्ति बनाने का अधिकार देकर ये सारी व्यवस्था उसने चरमरा दी। ऐसा करने का उद्देश्य उनका साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना था। देखिए, द इंग्लिश वर इम्पेरियलिस्ट, साम्राज्यवादी थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अपने अर्थ
आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहते थे। अंग्रेज़ों की नीति के कारण भारतीय किसान बर्बाद हो गए, भूखमरी के कगार पर जा पहुँचे और ब्रिटिश शासनकाल में ग्रामीण ऋणग्रस्तता ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। क्या था कि जो किसान होते थे, जब वो कर चुकाने की स्थिति में नहीं होते थे, ये विभिन्न प्रकार की भू राजस्व प्रणाली जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये 3 प्रणाली, इन प्रणालियों से क्या हुआ कि किसान अक्सर अपना कर नहीं चुका पाते थे, तो वो क्या करते थे, साहूकार से ऋण लिया करते थे। और ऋण वो ऐसा एक बार ले लेते थे कि साहूकार उनसे गलत अंगूठे लगवाकर, गलत लिखे हुए पे अंगूठे लगवाकर ज़्यादा कर जो है, ज़्यादा ब्याज उनसे लिया करते थे। तो ऋणग्रस्तता के जाल में वो फंसते चले गए। इसने विकराल रूप धारण कर लिया और इससे भारतीय समाज पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इनके अतिरिक्त अंग्रेज़ों की जो ये नीतियां थीं, ब्रिटिश शासनकाल में जो अंग्रेज़ों ने नीतियां अपनाई, इनके कारण भारत में भयंकर अकाल पड़े। इससे जहां और एक बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं जीवित लोगों के लिए घोर कष्ट उनको सहना पड़ा। जीवित लोगों के लिए भी उनका जीवन जो है नरकीय जीवन था। और ब्रिटिश शासनकाल में भारत में अंग्रेज़ों ने अकालों के कारण जो व्यापक विनाश हुआ था, उसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने कोई प्रयास नहीं किए। ये खास बात है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में इतने अकाल पड़े, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसको रोकने की तरफ कोई मेजर्स नहीं उठाए उन्होंने। उनका तो बस एक उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना है, भारत को एक उपनिवेश बनाकर उसका शोषण करना है। तो धीरे धीरे उनके अंग्रेज़ों के इन नीतियों के कारण भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष उत्पन्न हुआ। और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये क्रांति का भी कारण बनी, वो हम आगे पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। तो ये पृष्ठभूमि थी। अभी तो मैंने आपको केवल भू राजस्व प्रणालियों की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। तो अब एक्चुअली ये क्या थी भू राजस्व प्रणालियाँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि भारत आरंभ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, ठीक है। भू राजस्व यहाँ की सरकारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आय का स्रोत रहा है। लैंड रेवेन्यू हैज बीन अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। और भी यूं तो कर हैं, जैसे चुंगी कर है, सिंचाई कर वगैरह ये लेते थे, लेकिन लैंड टैक्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य के लगभग, यानी 1757 के आसपास, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ राजनीतिक तौर पर, तो उनको अपनी सेना पर खर्च करने के लिए और अपने प्रशासनिक खर्च चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। दे वर इन द नीड ऑफ मनी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सोचा कि प्रचलित जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें सुधार किए जाए। तो इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां लागू की। अब ये आप कहेंगे कि 3 भू राजस्व प्रणाली अलग अलग क्षेत्रों के लिए थी। ऐसा नहीं कि समूचे भारत में एक ही प्रकार की भू राजस्व प्रणाली लागू की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, और ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जो उसकी महान सफलता मानी जाती है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? व्हाट वाज इट्स बैकग्राउंड? तो देखिए, पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी होगा। हुआ क्या था, आप सब जानते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था, अगर आपने बक्सर का युद्ध का लेक्चर सुना है तो आप समझ पाएंगे। बक्सर के युद्ध के पश्चात एक संधि हुई थी। आपको संधि का नाम याद है? शायद आपको नाम याद नहीं है।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये डेट ध्यान है आपको? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, ये भी ध्यान होना चाहिए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, ये 3 फोर्सेस थी। और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो, मुनरो जो है अंग्रेजी जो सेना नायक था, और उसने इन तीनों शक्तियों को पराजित कर दिया था। उसके बाद एक संधि हुई थी 1765 में, जिसको कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस संधि की शर्त याद है आपको? एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। दीवानी का क्या मतलब है? इन 3 क्षेत्रों से राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी का ये मतलब होता है, दीवानी का अधिकार मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ये अधिकार प्राप्त कर लिया था इन 3 क्षेत्रों के लिए। यानी कि इन क्षेत्रों, इन प्रदेशों की भूमि का निरीक्षण और भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अब देखिए लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया। पहले तो लॉर्ड क्लाइव था ना उस समय गवर्नर जनरल। उसने क्या किया कि इन प्रदेशों की भू राजस्व एकत्रित करने के लिए उसने पुरानी व्यवस्था को कायम रखने का निर्णय लिया कि जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा, जैसे पहले राजस्व लिया जाता था वैसे लिया जाएगा। तो इस उद्देश्य से उसने नायबों को नियुक्त कर दिया। नायब यानी मतलब उनके सबॉर्डिनेट्स को नियुक्त कर दिया। ये जो नायब थे इन्होंने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पेजेंट्स। ठीक है, और ये क्या करते थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलने का प्रयास कर लेते थे और उसमें से अपने लिए बचाने का कोशिश करते थे। एक तो ये था भाई अंग्रेज़ों को फिक्स रूप में देना है, नायबों के द्वारा अंग्रेज़ों को देना था, लेकिन वो इतना ज़्यादा कर मांगने लग गए कि अंग्रेज़ों को देने के बाद वो अपना बचाने लग गए। ठीक है, तो नेचुरली किसानों की हालत दिन पे दिन बद से बदतर होती चली गई। और इसका पहला प्रमाण था कि 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था। देयर वाज अ ग्रेट फेमीन इन इंडिया इन बंगाल इन 1770। व्यापक पैमाने पर इस अकाल में फसलें तबाह हो गई थी और बंगाल की 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। पहले क्या होता था, अकाल, महामारी। अब महामारी हम सुन रहे हैं, मतलब 2020-21 की घटना हम मान रहे हैं, लेकिन महामारी कोई नई चीज़ नहीं है। इट वॉज वेरी मच इन वोग इन द प्री मॉडर्न एंड द मॉडर्न टाइम्स इटसेल्फ। अक्सर पढ़ते थे। 1820 में भी महामारी आई थी। 1918 से 1920 तक जो है स्पेनिश फ्लू चला था। तो दिस वर्ल्ड इज नॉट एक्सपीरियंसिंग अ नोवल थिंग दिस टाइम। कोई अलग चीज़ नहीं है, ये महामारी तो बहुत पुराना सिलसिला है। ये है कि हम इसे देख रहे हैं अपनी आंखों से, हमारे पूर्वजों ने तो इसे बहुत देखा है और बहुत सहा है इसको। तो देखिए इस फेमाइन के चलते, इस अकाल के चलते फसलें तबाह हो गई थी, बंगाल की 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस विपत्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि कुछ आज भी हो रहा है। और जो निर्ममता के साथ उन्होंने भू राजस्व वसूला किसानों से उस अकाल के बावजूद। तो क्लाइव ने ये इस नीति को जारी रखा और क्लाइव के जो बाद में 2 उत्तराधिकारी हुए, वेलसर्ट और कर्टियर, उन्होंने भी इस नीति को जारी रखा। इस नीति में परिवर्तन किया एक जो अगला गवर्नर जनरल आया भारत में, जिसके बारे में आप, जिसके न्यायिक सुधारों के बारे में आप पढ़ चुके हैं और शायद आप नाम जान गए होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया और जब वो भारत में आया तो उसने भारत की वित्तीय व्यवस्था को बहुत ही अस्त व्यस्त पाया।
तो उसको, उस वित्तीय व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसने क्या किया कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कर दी। द्वैध शासन प्रणाली मतलब दोहरा शासन, एक शासन गवर्नर का और दूसरा शासन नवाब का। अब ये क्या है, ये फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।